बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज एक लंबे वक्फे के बाद फिर से शुरू कर रहे हैं जी, अल्लाह का नाम लेके। मैंने जो आपके साथ आखिरी सेशन किया था, जो आखिरी बात की थी, इट वाज अबाउट कि हम जिस वक्त फेथ की बात करते हैं, अल्लाह ताला की मार्फत की बात करते हैं और फिर उसके साथ अपने ताल्लुक़ की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है, इट इज़ अबाउट तीन चीज़ें मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि उसमें देर आर थ्री इनपुट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड। एक ये कि मैं अपने आप को पहचानूं, एक अपने रब को पहचानूं, उसकी मार्फत पैदा हो मेरे दिल में जैसा कि उसने अपना तारुफ कराया है उससे, और तीसरी ये कि वो ताल्लुक़ कि जिसमें मैं हूँ उसके साथ, यानी ये जो इस वक्त ये क्रिएशन है जिसमें जिसके अंदर से मैं भी गुज़र रहा हूँ, आप सब भी गुज़र रहे हैं, ये इसकी नौइयत क्या है और इसमें हमसे क्या तकाजा है। ये तीन चीज़ें जो हैं, दे आर नेसेसरी इनपुट कि जिसके नतीजे में हम वो सही मार्फत और सही ताल्लुक़ पैदा कर सकते हैं अपने रब के साथ। और फेथ असल में इसी चीज़ का नाम है। व्हेन वी से फेथ इन गॉड, इट मीन्स माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय रिलेशनशिप विद गॉड। तो हम बात का आगाज़ करते हैं जी। वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन, हमने इन द लास्ट सेशन जो हमारा क्वेश्चन आंसर्स का था, उससे पिछला जो सेशन था उससे मैंने आपके सामने ये 7 यूनिकली ह्यूमन पोटेंशियल्स रखे थे कि इंसान, वी शेयर लाइवलीहुड ऑन दिस प्लैनेट विद ऑल अदर क्रीचर्स। हमारी जो ज़िंदगी है, यानी ज़िंदगी के मामले में हम और वो कॉमन है। हम भी इस कायनात के अंदर मौजूद जो सरो सामान है उसकी बेसिस पर ज़िंदा हैं और वो भी ज़िंदा है। लेकिन हम उनसे हट कर कुछ चीज़ें हमारे अंदर ऐसे पोटेंशियल्स हैं कि जो उनके अंदर नहीं हैं या बहुत कम दर्जे पे हैं। हम इनमें से एक एक पोटेंशियल को अब लेंगे इंशाल्लाह और उस पर ब्रीफली बात करेंगे। आज जो हमारी गुफ्तगू होगी, दैट विल बी अबाउट ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस। देखिए, जो जो लिविंग थिंग्स की कॉन्शियसनेस है वो इतनी ही होती है कि वो अपने माहौल से आगाह होते हैं, यानी उनको ये एहसास पैदा हो जाता है कि कब उनके माहौल में उनके लिए ख़तरा है और किस तरह से, यानी क्या ठंड है, क्या मौसम कैसा है, उनको किस कहीं बचाव करना चाहिए अपने जिस्म का या नहीं। ये एस्पेक्ट है जो उनकी कॉन्शियसनेस का है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है, इसके कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं, वो मैं ब्रीफली आपके सामने रखूंगा आज। इसमें सबसे पहली चीज़ है पर्सनल आइडेंटिटी एंड इंट्रोस्पेक्शन। दूसरी चीज़ है अवेयरनेस एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल प्रोसेसेस। हम सिर्फ हम सिर्फ अपनी एनवायरनमेंट से कॉन्शियस नहीं है, हम अपने अंदर के बारे में भी कॉन्शियस हो सकते हैं। यानी ये अगेन, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड दैट दीज आर ऑल पोटेंशियल्स। हमारे अंदर ये सलाहियत मौजूद है, हम इसको कितना डेवलप करेंगे या नहीं करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारे अंदर मॉरल एजेंसी है। हमारी कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस का एक एस्पेक्ट हमारी मॉरल एजेंसी है। वी सेट गोल्स एंड वी सेट अ पर्पस फॉर आवर सेल्व्स। हमारे अंदर एम्पथी और सोशल रिलेशनशिप्स हम क्रिएट करते हैं और वो सोशल रिलेशनशिप्स पायदार होते हैं, यानी सिर्फ एक लम्हे का रिलेशनशिप नहीं होता बल्कि उसके नतीजे में रिश्ते वजूद में आते हैं, एक पूरी की पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर वजूद में आता है। एंड देन वी हैव आवर कॉन्शियसनेस ऑफ मॉर्टेलिटी एंड बिकॉज ऑफ दैट एग्जिस्टेंशियल क्यूरियोसिटी। मैं बिल्कुल ब्रीफली इन छः के छः को आज आज कवर करूँगा जी, वेरी ब्रीफली। सबसे पहली चीज़ है हमारी पर्सनल आइडेंटिटी एंड इंट्रोस्पेक्शन। वी हमारी सेल्फ अवेयरनेस, it allows us to develop a sense of personal identity by recognizing ourselves as unique continuous entities. If you were to try, ये जो मैं आपसे अब कर रहा हूँ एक थॉट एक्सपेरिमेंट, इसको आप कोशिश कीजिए। इसकी कोई चीज़ भी अभी तक हमारे सामने नहीं आई कि जो बताती हो कि ये किसी दूसरी जानदार में है। आप सोचिए ज़रा, आप अपने बचपन के एक वाक़े का सोचिए और उसमें अपने आप को इमेजिन कीजिए। यू नो दैट दैट वाज यू, इट इज़ नॉट जस्ट योर इमेजिनेशन, दिस हैपेंड टू यू। इफ़ आई वर टू थिंक अबाउट ए पास्ट एक्सपीरियंस, मिसाल के तौर पर मैं अगर ये सोचने की कोशिश करूं आज बैठ के, जो मेरी कॉन्शियस मेमोरी का हिस्सा है,
कि मेरे वालिद साहब ने मुझे 3 का टेबल किस तरह याद कराया था। तो आई नो दैट दोज डू ऑफ दोज टू कैरेक्टर्स, एक मेरे फादर थे और एक मैं था। वो मैं ही था जिसको मैं अभी सोच रहा हूँ। ये मेरी कंटिन्यूटी ऑफ एंटिटी है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं कल को अपने आप को, कल जो मीटिंग होने वाली है मेरी, उसमें अपने रिस्पॉन्सेज रखूं या अपने आप को इमेजिन करूं या ये सोचूं कि मुझे कल लिबास कैसा पहनना है, ये वो जो शख्सियत मेरी इमेजिनेशन में आ रही है मुस्तकबिल में, वो भी मैं हूँ। ठीक है जी। ये मेरे अंदर सेल्फ अवेयरनेस है, मेरी मेरी जो एंटिटी है, मेरी जो आइडेंटिटी है, इट कंटिन्यूज इन माय ओन माइंड, इट कंटिन्यूज। ठीक है जी। इट हैज़ अ पास्ट, इट हैज़ अ प्रेजेंट एंड इट हैज़ अ फ्यूचर। इसको इसको फिलोसॉफिकली कहते हैं ऑटोनोएटिक है। हम ऑटोनोएटिक अवेयरनेस रखते हैं। ऑटोनोएटिक अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि हम अपनी माजी, मुस्तकबिल और हाल की अवेयरनेस रखते हैं अलग अलग। Introspection enables us to reflect on our values, beliefs, strengths, and weaknesses, fostering self understanding. ये हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम अपने वैल्यूज़ को, अपने बिलीफ्स को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को खुद परख सकते हैं, देख सकते हैं। नंबर 2 जो है हमारी सेल्फ अवेयरनेस का एस्पेक्ट, दैट इज़ अवेयरनेस एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल प्रोसेसेस। आपको, आप में से जो लोग मेरे ये सेशंस दूसरे भी लेते रहे हैं, आप जानते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, कि जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूँ, कि अपने अपने इंटरनल प्रोसेसेस से अवेयरनेस और रेगुलेशन, ये हमारी पूरी की पूरी किरदार की तामीर में भी, अपनी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम किरदार के बगैर अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, इनसे अवेयर हुए बगैर, तो फिर हमारे अंदर डुप्लिसिटी पैदा हो जाएगी। सेल्फ अवेयरनेस इन्वॉल्व्स रिकग्नाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रेगुलेटिंग। हमने रिकग्नाइज भी किया, अंडरस्टैंड भी किया और रेगुलेट भी कर सकते हैं हम द इंट्रिकेट वर्किंग्स ऑफ वंस इनर वर्ल्ड। हमारे अंदर जो कुछ हो रहा है, हमारी सोच, हमारी जज्बात, हमारे मुहर्रकात, मोटिव्स, हमारी नीयत, हम क्यों एक काम कर रहे हैं। ठीक है जी। हमारी ड्राइव्स एंड मेंटल पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनसे हम इनको रिकग्नाइज भी कर सकते हैं, इनको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और इनको रेगुलेट भी कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स सम प्रैक्टिस एंड इंट्रोस्पेक्शन, जिसकी हमने पीछे बात की है, लेकिन ये पॉसिबल है। It also includes consciously regulating these processes to maintain balance, make thoughtful decisions, act intentionally aligned with our principles and values. हम ये, हमारे अंदर अवेयरनेस है। ये दिस इज व्हाट विक्टर फ्रैंकल ने इस चीज़ को कहा है, ये नोएटिक पर्सनालिटी, हमारी ये नोएटिक डायमेंशन है। नोएटिक डायमेंशन यानी, इसको वो कहता है स्पिरिचुअल डायमेंशन है हमारी। हम अगर रुक कर ये सोचना चाहें तो ये सोच सकते हैं। तीसरी चीज़ इसमें ये है मॉरल एजेंसी, जिसे कहते हैं। हमारे ह्यूमंस यूज सेल्फ अवेयरनेस टू एवेल्युएट देयर एक्शंस इन लाइट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स। क्या जो मैंने किया वो ठीक था, मैंने क्या ठीक रिस्पॉन्ड किया इस सिचुएशन को, मेकिंग देम अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस। This capacity for moral reasoning guides behavior that aligns with societal norms and or personal principles. हमारी मॉरल एजेंसी है ये। हम अपनी अपने जो एक्शंस हैं उनको ओन कर सकते हैं, मॉरली मॉरली उनके ऊपर गौर कर सकते हैं। वी सेट आवर गोल्स। सेल्फ अवेयरनेस अलाउज इंडिविजुअल्स टू असेस देयर एस्पिरेशंस एंड अलाइन देयर एक्शंस विद देयर लॉन्ग टर्म गोल्स। उनके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, हम उनके मुताबिक अपने एक्शंस को रख सकते हैं। इस वक्त मुझे एक ख़ास कैफियत में गुस्सा चढ़ा हुआ है, लेकिन मेरा गोल ये है अपने अपनी औलाद की शख्सियत की तामीर में, कि मैं अपने ऊपर उनको एक पीस पीस लविंग अच्छा इंसान बनाऊं। उनको मैं चाहता हूं कि वो बहुत लाउड ना हो। तो वो उस गोल को सामने रखते हुए मैं अपने इस वक्त के एक्शंस को रेगुलेट कर सकता हूं। दिस रिफ्लेक्टिव प्रोसेस provides direction and meaning in life. Number 5 is empathy and social relations. हमारी सेल्फ अवेयरनेस जो है, इट फॉस्टर्स एम्पथी बाय हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड आवर ओन इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव्स। हम अपने अपने आप को समझ सकते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा कैसे कर रहे हैं, हमसे ऐसा क्यों हो गया।
which in turn enhances our ability to relate to and connect with others. इसमें दो चीज़ें हैं, हमारी जो एम्पथी, जो जिससे हमारी एम्पथी पैदा होती है, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक वो हमारा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है जी। वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ये है कि हम सब के अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। यानी मिरर न्यूरॉन्स ये होते हैं कि जब आप किसी शख्स को एक ख़ास कैफियत में देखते हैं तो आप यू कैन फील फॉर दैट पर्सन, ये आपके अंदर मौजूद है। ये दिस वाज सेरेंडिपिटस डिस्कवरी। एक रिसर्च हो रही थी जिसमें ये अचानक डिस्कवर किया एक सोशल साइंटिस्ट ने कि हमारे अंदर देर इज़ समथिंग कॉल्ड मिरर न्यूरॉन्स। हम दूसरे की, इसी वजह से आप देखेंगे कि कई दफ़ा आप मूवीज़ देखते हुए यू गेट ओवरवेल्म्ड बाय द फीलिंग्स ऑफ द कैरेक्टर जिसके साथ आप एसोसिएट कर रहे होते हैं। आपको अचानक खुशी होगी, आप हंस पड़ेंगे, आपको फेशियल एक्सप्रेशन देख के दूसरे के आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होने लग पड़ते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस की वर्कशॉप में करते होते हैं, जिसमें कि आम तौर पर ये बताया जाता है कि दो लोग जो हैं वो एक दूसरे की तरफ देखेंगे आंखों में आंखें डालकर, एंड फॉर अबाउट 2 minutes they are going to stare into each other's eyes. One is going to keep himself or herself very serious and the other would be smiling. एंड इट नेवर हैपन्स, ये कभी भी सक्सेसफुली नहीं होता, वो हंसी निकल निकल जाती है जी। वाई? बिकॉज ऑफ द मिरर न्यूरॉन्स। ठीक है, जैसे आप दूसरे को देख रहे हैं आपके अंदर वो कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाती है। और आखिरी चीज़ जो है इसमें वो है मॉर्टेलिटी और एग्जिस्टेंशियल क्यूरियोसिटी। हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस में इसकी भी अवेयरनेस रखते हैं कि हमने इस दुनिया से चले जाना है। Awareness of mortality drives individuals to explore life's deeper questions, such as the meaning of existence and their legacy. This existential curiosity inspires self reflection and growth. यानी हमारी इस चीज़ को हम जानते हैं कि ये ज़िंदगी जैसी भी है, मुश्किल है, आसानी है, ये एक दिन ख़त्म हो जानी है और ये लाजमन ख़त्म हो जानी है। दिस इज़ द ओनली एब्सोल्यूट सर्टेनिटी ऑफ लाइफ दैट वी आर गोइंग टू डाई। आई मीन, कल मौसम अच्छा होगा, बुरा होगा, कल मेरा जो काम मैं सोच रहा हूँ वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ की डोमेन है। लेकिन ये बात कि मैंने लाजिमन एक दिन मर जाना है, आई विल बी लीविंग हेयर। जो इस दुनिया में आया है, वो छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जो भी है, जो भी इस दुनिया में इस वक्त बसता है, वो किसी ने कहा ना कि इन अबाउट 50 और 100 years डाउन द रोड इस दुनिया में शायद पॉपुलेशन इससे ज़्यादा होगी जितनी आज है, लेकिन इनमें से शायद कोई भी नहीं होगा जो आज है। एवरी वन ऑफ अस इज गोइंग टू डाई। जस्ट थिंक अबाउट इट व्हेन यू गो ऑन द रोड, एक क्राउडेड रोड पे अगर आप जाएं और जस्ट फॉर अ मोमेंट थिंक अबाउट दिस फैक्ट दैट every one of us, each one of us is going to leave this place. ठीक है, we are here for a very short time. अगर आप कॉन्टिन्यूएशन और कॉन्टिन्यूम ऑफ टाइम देखें तो इसमें एक बहुत ही छोटा टाइम है जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। तो इस छोटे से टाइम के लिए होने में ये सारी जो अवेयरनेस की क्वालिटीज़ हैं अपने अंदर पाते हुए इंसान के अंदर कुछ सवालात पैदा होते हैं ज़िंदगी के हवाले से। इसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस। ठीक है जी, वो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस की चंद मिसालें मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ जी। सम इम्पॉर्टेंट एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस आर, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ? हम यहाँ पे क्यों हैं? हम मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, दुनिया कमाते हैं या नहीं कमा पाते हैं, आखिर में सब कुछ छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ? इज़ देयर अ हायर पावर? हु एम आई? मैं हूँ कौन? मैं क्या हूँ? मैं किस लिए हूँ? एम आई फ्री? एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर माई चॉइसेस? वाई इज़ देयर सफरिंग एंड हाउ शुड आई रिस्पॉन्ड टू इट? Why do I die? And what happens after death? These and similar questions, there are many other, जो कि आप सोच सकते हैं कि जब भी आपको अपने वजूद के हवाले से सवालात पैदा हों, जब भी ये सवाल पैदा हो कि ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हैं। सफ़रिंग क्यों हो रही है? मेरे साथ मुश्किलें मुझे मेरे ऊपर क्यों आ जाती हैं? मैं अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो पाता है? ये एस्पेक्ट जो है ये हमारी अवेयरनेस से, इस बात की अवेयरनेस से कि हम इस दुनिया में एक थोड़े अरसे के लिए हैं और फिर चले जाना है, इससे ये सवालात पैदा होते हैं। तो ये हमारी वो क्वेश्चंस हैं जी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस के वो एस्पेक्ट्स हैं कि जिनको हमें जहन में रखना है। इसी तरीके पर मैं आपके सामने जो बाकी 7 आपने यूनिकली ह्यूमन पोटेंशियल्स का जिक्र किया है, उनको अगले 6 प्रोग्रामों में
इस तरह से कवर कर दूंगा इंशाल्लाह। जी, मैं अब आपके लिए सवालात के लिए, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट्स, आई एम हियर जी इंशाल्लाह। बिफोर वी मूव टू क्वेश्चंस मौज साहब, दो कमेंट्स क्विकली। जो एम्पैथी वाला आपने मेंशन किया एस्पेक्ट, यूनिक ह्यूमन कैपेबिलिटी, उसमें दो मुझे आई वाज रिमाइंडेड ऑफ टू थिंग्स। एक तो ये कि वो कभी कभी इस लेवल तक चला जाता है कि वो हमारे लिए कभी कभी परेशानी का बायस बन जाता है। आई एक्चुअली नो समवन हु वाज स्टडीइंग टू बी अ डॉक्टर एंड वेरी सक्सेसफुली सो। और जब उन्होंने एजुकेशन वाला पार्ट उसका पूरा कर लिया एंड शी वेंट फॉर अ हाउस जॉब, शी रियलाइज्ड कि ये प्रोफेशन वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, और उनको बड़ी पेनफुली छोड़ना पड़ा वो प्रोफेशन, सिर्फ इसलिए कि जिस पेशेंट को वो ट्रीट करने की कोशिश करते थे वो उनके सिम्टम्स को एक्चुअली खुद फील करना शुरू कर देते। इतनी ज्यादा एम्फेटिक इम्पैक्ट इतना ज्यादा आ रहा था। दूसरा इसमें पॉइंट जो मुझे ख्याल आया अचानक, वो ये था कि एम्पैथी के मामले में हम एट टाइम्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि इवन अगर कोई फेक सिंसेरिटी शो कर रहा होता है या कोई अपने हद तक अपना एक्सप्रेशन फेक कर रहा होता है, वी कैन एक्चुअली सेंस दैट। और अक्सर औकात तो हम शायद थोड़ा सा ओवरबोर्ड चले जाते हैं, दूसरे के इंटेंशंस जज करना शुरू कर देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन ये कैपेबिलिटी हमारे अंदर बहरहाल रखी हुई है, स्पेशली जब आपने एग्जांपल दी मूवीज की या टीवी शोज की, तो हम अक्सर कहते हैं कि ये एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, ये एक्टर बिल्कुल अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा है, ये ओवर एक्ट कर रहा है। कुछ वो इतना जेन्युइनली एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं कि हम जानते बूझते कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, हम उसका शिकार हो जाते हैं, हम महसूस करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और ये जो एक्टिंग की पूरी एक इंडस्ट्री बनी है, वो इसी चीज़ को, यानी इंसान की ये जो एबिलिटी है कि वो एसोसिएट कर सकता है, मिरर न्यूरॉन्स उसके अंदर मौजूद हैं, वो दूसरे को देखकर अपने अंदर, उसके अंदर वो फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं, इसी को सामने रख कर बनाई गई। एंड ऐसे बड़ा ज़बरदस्त आपकी ये इंडस्ट्री, आपकी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो हैं, दे आर made on the basis of the fact that we can empathize. We can actually, uh, we like to empathize. ये जो बात है आपकी, ये दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह इसको हम व्हेन वी स्टडी दिस इन डिटेल, इसको हम लेंगे, अल्लाह खैरियत रखे, कि देर इज़ समथिंग कॉल्ड, कि जिसमें हम अपनी उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं कि जिधर हमें हमें एम्पैथी इन अफेक्टिव बना सकती है। लेकिन ये जो दूसरी चीज़ है, ये तो फिर कमेंट करना चाहिए ना उस आदमी को कि जो आपको ये धोखा दे पाता है कि मैं वाकई ज़रूरतमंद हूँ और मुझे ज़रूरत की, यानी आपकी हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन दिस इज़ समथिंग विच विच इज़ गोइंग टू हैपन इन लाइफ। जिस वक्त आपको पता चल गया कि ये चीज़ मेरे अंदर है, तो फिर दूसरे एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं उसे। ट्रू, ट्रू। जी राफे, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि कई दफा ये होता है कि आप इतने ज्यादा आप में एम्पैथी होती है कि आप ओवरडू कर जाते हैं और उसी में आप हर एक के लिए फील करते हैं, और इन दी एंड आप ही को उसका नुकसान होता है, बिकॉज द अदर पर्सन इज नॉट सिंसियर। तो उसमें ये कि कुछ थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना चाहिए। ट्रस्ट किसी को इतना करें कि आप उसकी वीकनेसेस नहीं देख सकते या अपनी वीकनेसेस नहीं देख सकते। तो इसके लिए कुछ तरीका होना चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए, या सोचना चाहिए कि मैं इतना ज्यादा इसके साथ, इस औरत के साथ कर रही हूँ कि इन द एंड इसके साथ तो मैंने इतनी अच्छाई की, तो इसने मेरे साथ क्या कर दिया। इसका छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। मेरी रिसेंटली मेरी जो क्लीनिंग वुमन थी, उसने मेरे घर में थेफ्ट की और मेरी बहुत सारी एक्सपेंसिव ज्वेलरी चोरी हो गई। और मैं ये बार बार सोचती हूँ कि मैं 3 साल में मैंने तो इसके साथ बहुत अच्छा किया, मैंने तो इसके हर तरीके से इसकी हेल्प की, तो इसने मेरे साथ ये क्या कर दिया। तो इसका कुछ मेरे मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। ठीक है, मेरी अच्छाई आप तो थी यानी जवाब किस चीज़ का नहीं मिल रहा था? कि इस
इसमें क्या था, इसने ये नहीं देखा कि मैंने इसके साथ तो अच्छाई की है, तो अच्छाई के बदले में इसने मेरे साथ भी तो अच्छाई करनी चाहिए, या ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए? मैं असल में देखिए, मैं इस पे बात कर चुका हूँ बहुत बहुत दफ़ा। ये एक्सपेक्टेशन होती है हमारी, हमारे अंदर ये एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाती है, और ये एक्सपेक्टेशन इन अ परफेक्ट वर्ल्ड पूरी भी होनी चाहिए। बट दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड। इस दुनिया में क्लोजर्स नहीं होने। इसी चीज़ की बात जब मैं करता हूँ ना कि दुनिया में क्लोजर्स नहीं होने, इसका मतलब एग्जैक्टली यही होता है कि हमने दुनिया में जो कुछ करना है उसके वो नताइज हर दफ़ा पूरे नहीं निकलने जिस तरह से हम समझते हैं कि निकलने चाहिए। ये खला हैं इस दुनिया के। इस दुनिया में आप अच्छा करेंगे और नुकसान उठा लेंगे। असल सवाल ये है कि मैंने किया क्यों अच्छा। वाई डिड आई डू द राइट थिंग। अच्छा, अच्छा करने का क्या ये तकाजा भी था कि मैं उसके सामने ज्वेलरी रख देता, कि उसको, उसके ईमान को भी आजमाता। यानी मैंने उसके साथ अच्छाई की और मैंने उसको ट्रस्ट किया, लेकिन डिड दैट आल्सो रिक्वायर दैट ही शुड हैव और शी शुड हैव एक्सेस टू एवरीथिंग दैट आई ओन। ये तो मेरी गलती है ना। इनको, इन इन एक्सपीरियंसेस से मुझे सीखना है। व्हाट कैन यू लर्न आउट ऑफ योर एक्सपीरियंसेस विदाउट सेक्रीफाइसिंग योर वैल्यूज। आपको अच्छा ही करना है, आइंदा भी अच्छा ही करना है। यानी इस, अब इसको सिर्फ ठीक कर लें, इसको, इस मकसद को ठीक कर लें कि अच्छा क्यों करना है। यानी अगर तो आपने अच्छा इसलिए करना है कि दूसरे भी अच्छा करेंगे मेरे साथ, तो फिर मेरा ख्याल है ना करें अच्छा। अच्छा करना छोड़ ही देना चाहिए फिर। और अगर अच्छा इसलिए करना है क्योंकि मुझे अपने रब को राज़ी करना है, तो सौ बिस्मिल्लाह, दूसरे जो मर्ज़ी करें। दिस इज़ योर ट्रांजैक्शन विद गॉड एंड दैट इज़ देयर ट्रांजैक्शन विद गॉड। दे विल बी आंसरेबल फॉर व्हाट दे डू, यू विल बी आंसरेबल फॉर व्हाट यू डू। सही सही, आई अंडरस्टैंड। दूसरा पॉइंट जो अभी आपने पॉइंट्स कहे हैं, इसमें एक पॉइंट है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, तो इसका भी आंसर नहीं मिलता। बिकॉज क्योंकि ये अभी मेरे साथ ये होना था, मेरे साथ ही ये इतना कुछ बीमारी घर में या प्रॉब्लम्स, तो इसका भी इससे, इंसान इसके या बारे तो में ना, जब ये सवाल पैदा हो, जब भी ये सवाल पैदा हो कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए ये सोच लें कि लाइफ डज नॉट ओ यू एनीथिंग एट ऑल। यू लव दिस लाइफ एज इट इज। आपने कभी ये सवाल किया अपने जहन में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे अल्लाह ने आंखें दे दी हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं अकल रखता हूँ, मैं समझ रखता हूँ? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं नरम बिस्तर पे सोता हूँ? ये जो एस्पेक्ट है, ये जब जब भी ये सवाल पैदा हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कोई मुश्किल में ही पैदा होता है ना आमतौर पर, ये हम आसानी में नहीं पैदा होता ये सवाल। जब अच्छा होता है, मिसाल के तौर पे कुछ सक्सेस मिल गई है, तो आदमी ये सोचता है कि मतलब ये तो होना ही चाहिए था, दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व, दिस इज़ व्हाट शुड हैव हैपेंड, दिस इज़ द राइट थिंग। ये जो बात है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ठीक हैं और कुछ चीज़ें गलत हैं, उनमें से जो ठीक है उनके बारे में पहले ये सवाल कर लें एंड ट्राई टू फाइंड एन आंसर। क्यों हो रहा है आपके साथ ये? मिसाल के तौर पर आपको अगर मुश्किल है, इफ़ यू हैड टू गेट योर सेल्फ ऑपरेटेड एंड यू हैड द फाइनेंसेस और द रिसोर्सेज टू गो टू अमेरिका एंड गेट योर सेल्फ ट्रीटेड, तो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? जबकि दुनिया में तो अक्सर लोगों के साथ ऐसा, पाकिस्तान की तो अक्सरियत, अक्सरियत क्या, शायद हार्डली कोई पाकिस्तानी ऐसा होगा सिवाय पॉलिटिशियंस के और बहुत अमीर लोगों के, कि जो ये कर सकता है। मुझे ये बताइए आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? कभी ये सोचा आपने? वेरी वेरी नहीं, वेरी वैलिड। सीरियसली, सीरियसली बताइए। राइट। यानी नाउ एवरी टाइम यू हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सवाल भी पैदा कर लें फौरन कि मेरे साथ वो क्यों हुआ। वाई डू आई हैव दिस हाउस वेयर एज मोस्ट पीपल आर हाउसलेस? होमलेस लोग हैं, सड़कों पे सोते हैं, मैं सड़कों पे क्यों नहीं सो रही? ये सोचिएगा ज़रूर। यू नो, दिस विल एक्चुअली, क्योंकि ना वो किसी वजह से हो रहा है, ना ये किसी वजह से हो रहा है। ये दोनों ही सूरतें जो है ये इस वजह से पैदा हो रही हैं क्योंकि आपको दुनिया में आजमाया जा रहा है। उसको मैं समझता हूँ कि वो तो मेरे साथ ठीक हो रहा है, वो दैट फिट्स इन विद व्हाट आई वांट। दिस डज नॉट, बिकॉज दिस डज नॉट फिट इन विद व्हाट आई वांट, तो मेरे ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि आजमाइश है। ना वो आपकी वांट पूरी करने के लिए हो रहा था, ना ये आपकी वांट को डिस्टर्ब करने के लिए हो रहा है। दोनों ही सूरतों में आजमाइश हो रही है। ये है जो हमें याद रखना है हमेशा। या ये आपने बहुत सही कहा।
Not many people can go to America and get surgery. सही बताया. Thank you very much, Moisam. Thank you. अभी तक मोहित साहब हमारा कॉन्वर्सेशन एम्पैथी पे ज्यादा हो गया है. एम आई करेक्ट कि आज हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस पे फोकस करना चाह रहे हैं, जो आपने लास्ट 6 क्वेश्चंस अभी मेंशन किया था? नहीं, ऑल दीज एस्पेक्ट्स, इनमें से कोई भी चीज़ आपको लगता है ना क्लियर नहीं है, तो मैंने इंसान की कॉन्शियसनेस, मिसाल के तौर पर हमारी एक कॉन्टिन्यूइंग आइडेंटिटी है जिसको मैं जानता हूँ. यानी वो जो 4 साल के बच्चे का एक्सपीरियंस था जिसको कि उसकी वालदा ने नमाज ना पढ़ने पर कमरे से निकाल दिया था, वो मैं था. आई कैन पिक्चर दैट. अच्छा, वो जिसने एक दिन अपनी कब्र में जाना है वो मैं ही होऊंगा. ठीक है जी, दैट इज़ द फ्यूचर. और ये जो इस वक्त बात कर रहा है ये मैं हूँ. ये जो एक कॉन्टिन्यूइंग आइडेंटिटी है, और फिर मैंने आपको बताया कि उसके अंदर ये जो एस्पेक्ट्स थे सारे, इनको सामने रख लीजिए फिर से. मैं इनको ले आता हूँ. इनमें से कोई भी ले सकते हैं आप. यानी दीज आर द 6 एस्पेक्ट्स दैट वी डिस्कस्ड. यानी पर्सनल आइडेंटिटी एंड इंट्रोस्पेक्शन, अवेयरनेस एंड रेगुलेशन ऑफ प्रोसेसेस, moral agency, goal setting and purpose of life, and empathy and social relationships, and mortality and existential curiosity. ये हमारे अंदर हमारी सेल्फ अवेयरनेस से पैदा होने के नतीजे में, या बिकॉज वी आर सेल्फ अवेयर, देयरफॉर इन एस्पेक्ट्स में मैं चाहता हूँ कि इनको ज़रूर याद रखें कि ये हमारी सेल्फ अवेयरनेस है. अगर इसमें आप वीक हैं, मिसाल के तौर पर, यकीनन पहले में तो वीक नहीं है, पहले में तो असल में इट कम्स नेचुरली. लेकिन मैनी टाइम्स मेरा तजर्बा ये है बहुत सारे लोगों में कि हम अपनी अवेयरनेस और रेगुलेशन ऑफ इंटरनल प्रोसेसेस जो है वो उसमें वीक हो जाते हैं, बिकॉज वी डोंट पे अटेंशन टू दैट. इट इज़ लाइक अ मसल. वो जो मसल है वो जितना आप यूज़ करेंगे उतना स्ट्रांग होगा. मॉरल एजेंसी भी हमारे अंदर होती है, हम आम तौर पर होती है, आम तौर पर एक कम दर्जे में होती है. हम इसकी प्रैक्टिस करें तो बेहतर हो सकती है. यानी मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ये बहुत अच्छी तरह से याद आ जाता है, मिसाल के तौर पर कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो अब आप पूछें उससे कि क्यों ऐसा किया, तो उसने मुझे गुस्सा चढ़ा दिया था. तो उसने गुस्सा क्यों चढ़ाया था? क्योंकि आपने कुछ किया था. असल में ये बैक एंड फोर्थ हो रहा है. हम अपना रोल मिस कर रहे हैं उस सारी सिचुएशन में. ठीक है जी, वो मॉरल एजेंसी जो है उस लेवल पर अवेयरनेस में हमारी नहीं आ रही. इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी को बेमकसद गुजारना शुरू कर देते हैं. मेरे से कल ही किसी ने ये बात की कि मुझे कई दफ़ा ज़िंदगी का यानी दिन होना रात होना, दिन होना रात होना, फिर उठो सुबह फिर से वही काम, वही रूटीन, उसी तरह से काम शुरू कर दो, ये समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या बेमकसदियत सी महसूस होने लग पड़ती है. दैट इज़ बिकॉज वी डोंट हैव एन ओवरऑल गोल और पर्पस फॉर लाइफ. इसी तरह से एम्पथी और सोशल रिलेशनशिप्स में ये क्वेश्चंस हैं जो हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं कि मुझे क्या ज़रूरत है एम्पथी शो करने की, जबकि इससे नुकसान हो जाता है. नहीं, अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी रखी है इसलिए ताकि आप बेहतर इंसान बने. आपकी आपकी डीलिंग अल्लाह ताला के साथ है, आपकी डीलिंग लोगों के साथ नहीं है. इस चीज़ को, तो इन 6 पॉइंट्स के ऊपर अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, या इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, जैसा कि हमारी रूटीन रहती है, कोई और सवाल भी पूछना चाहे तो पूछ लेंगे. कोशिश करेंगे इससे रिलेट करें ताकि बाद में लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है. एक गलती जो अपनी कुछ अर्सा पहले बड़ी ऑब्वियस हुई मुझ पे, वो ये थी कि मैं जिसको शायद एम्पैथी समझता था, वो एम्पैथी कम थी और सिंपैथी ज्यादा थी. दूसरे से दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जेन्युइनली या उसकी पोजीशन को जेन्युइनली रिस्पेक्ट करके समझने की जगह एक डिफॉल्ट सेटिंग ये थी कि हमदर्दी के जज्बा ज्यादा था. और शायद उसकी वजह किसी किस्म का हो सकता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो, या एक ईगो की सेटिस्फैक्शन हो. मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि मैं उस वक्त कोर मेरी मोटिवेशन क्या थी, लेकिन व्हाट आई डिड रियलाइज वाज कि ये एक इंतहाई अनप्रोडक्टिव बिहेवियर था, जिसकी वजह से मैं अपने रिलेशनशिप्स को, ऑलमोस्ट सारे रिलेशनशिप्स को बड़ा नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा था. कि जब मैं हर इंसान से हमदर्दी, प्राइमरीली हमदर्दी के जज्बे से रिलेट कर रहा होता था, बजाय इसके कि उनको भी अपनी तरह का एक उतना ही काबिल और ज़हीन इंसान समझूं जितना कि मैं अपने आप को समझता हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट जी. आप वो उसने, व्हाट्स हर नेम, शी इज़ द एम्पथी साइकोलॉजिस्ट, व्हाट्स हर नेम,
उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो जो खातून जिसने शेम पे बहुत काम किया है, आई एम नॉट, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर किसी को याद आए तो मुझे बता दें। वंडरफुल स्पीकर, उसकी टेड टॉक भी बड़ी मशहूर है, शेम शेम साइकोलॉजिस्ट, उसने बड़ी खूबसूरत एक छोटी सी बिल्कुल 5 मिनट की उसकी वो सेशन है जिसमें उसने ये बताया कि एम्पथी और सिंपथी में फ़र्क क्या है। सिंपथी आप असल में ऊपर खड़े होकर देते हैं, बिल्कुल ठीक बात फरमाई आपने, कि हमदर्दी ऊपर खड़े होकर दी जाती है, कि ओहो आओ मैं तुम्हें तुम्हें संभाल लेता हूँ, और इस तरह की चीज़। लेकिन एम्पथी साथ बैठ के दी जाती है, यू आर एट एन इक्वल लेवल। when you are showing empathy, you're actually showing that I've been there, and I know that this hurts. It really does. But and I can't do anything about it. हमें अपनी अपनी ज़िंदगी में खुद अपने अपने आप को संभालना है, ये भी एक हकीकत है। ठीक है ना जी। यानी मैं आपका साथ आपके बैठ सकता हूँ, मैं आपकी तकलीफ़ को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपकी तकलीफ़ को कम नहीं कर सकता। यू हैव टू लिव विद दिस पेन फॉर एज लॉन्ग एज गॉड हैज़ गिवन यू दिस पेन। ये जो एस्पेक्ट है, इस चीज़ को बयान करती है एम्पथी। मैं दुनिया के हालात ठीक नहीं कर सकता, लेकिन आई कैन फील द पेन फॉर अदर्स, बिकॉज आई नो कि अगर मेरी अगर औलाद दुनिया से रुखसत हो जाए तो मुझे क्या फील होगा, मुझे मालूम है। आई कैन फील दैट, मेरी इमेजिनेशन से भी मालूम हो जाती है। मैं उस इमेजिनेशन को हटाता रहता हूँ, बुरी तरह से दूर करता रहता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो उसके ऊपर फोकस करके उसको जान सकता हूँ कि किस तरह से तकलीफ होती है। जी अख्तर, आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरी तो ये ऑब्जर्वेशन थी कि इनकी जो सेल्फ अवेयरनेस है तो इसमें काफ़ी दिक्कत होती है हम लोगों को। तो इसकी क्या वजह है कि सेल्फ अवेयरनेस में हम इनके मोस्टली मोस्टली तो खैर नहीं, लेकिन ज़ाती बात कर लेता हूँ कि हम लोग बहुत वीक होते हैं। हम्म, इसकी वजह ये तो नहीं है कि हम लोग शायद मतलब दो या दो से ज़्यादा जो मतलब चीज़ें होती हैं उसमें फ़र्क ना करने की सलाहियत की वजह से हम इसमें मुब्तला हो जाते हैं कि हमारी सेल्फ अवेयरनेस की जो कुव्वत होती है वो वीक हो जाती है। मैं यानी कि मैं जैसे समझा भी नहीं, बहन ने आप बात फिर किया, से फरमाइएगा, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के हवाले से, ये क्या, मैं नहीं समझा था। यानी कि जैसे पिछले जो कॉलर बहन ने जो फरमाया कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, यानी कि सब्र करना, यानी कि ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों हो रही है। और फिर आपने उसकी मिसाल दी कि यानी कि जो प्रिविलेजेस आपको हासिल हैं औरों को नहीं हासिल। तो ये एक्सपेक्ट जो है मतलब हम ये कि पॉजिटिव साइड को सोचने से पहले ही हम नेगेटिव को सोच लेते हैं और वो हम पे हावी हो जाती है राइट। जो नेगेटिव होती है। यानी कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हमारे के अंदर जो फर्क करने की सलाहियत होती है उस सिचुएशन के अंदर, वो उस सिचुएशन में हम जो नेगेटिव को पॉजिटिव के ऊपर बहुत हावी कर लेते हैं जिसकी वजह से हम उसके अंदर बह जाते हैं। यानी कि सेल्फ अवेयरनेस है वो तो एक बेसिकली इन द सेंस एक हासिल हो गया ना, एक आपकी अचीवमेंट है। यानी कि वो बेस कर रही होगी कि आप आपके अंदर चीज़ों में या सिचुएशंस में या जो चीज़ आपको हासिल है, जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं, उसमें फ़र्क ना करने की सलाहियत की वजह से आप में सेल्फ अवेयरनेस वीक हो सकती है आपकी या कमज़ोर हो सकती है। यानी कि आप में इल्म की पहचान नहीं है, यानी कि इन अदर वर्ड्स। नहीं, जितना कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं की, असल बात जो है इसकी वो ये है। यानी मिसाल के तौर पर आप ये इसको जानते हैं कि मेरे मेरे अंदर गुस्सा क्यों पैदा हो गया है। हैव यू बी, क्योंकि ये सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड है बात। ठीक है, ये जी क्यों गुस्सा पैदा हो रहा है, मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, मुझे तकलीफ क्यों हो रही है। ये जो बात है इसके बारे में थोड़ा सा रुक के गौर करना है। हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो आउटवर्ड है। यानी आप इसको इससे अंदाज़ा लगाइए ना, लेट से एक आदमी से पूछा जाए कि आपके अंदर कितनी सेंसेस हैं, तो हम असल में वो जिन सेंसेस का जिक्र करते हैं वो 5 हैं। वी जनरली से दैट वी हैव, इंसान की 5 सेंसेस होती हैं, और वो जो सारी सेंसेस होती हैं वो असल में दुनिया से रिलेट करती हैं आपको। आंखों से आप बाहर देखते हैं, ठीक है, कानों से आप बाहर की आवाज़ सुनते हैं, टच से आप यू टच व्हाट इज़ आउटसाइड, राइट। और इसी तरह से बाकी भी देख लें।
लेकिन आपके अंदर बहुत सारी और सेंसेस हैं। मिसाल के तौर पर आपकी एक सेंस ऑफ बैलेंस है। जब आप खड़े होते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, आपको पता है कि मैं इस वक्त बैलेंस में नहीं हूँ, तो इसको भी ये भी एक सेंस है आपके अंदर। इस वक्त आप जिस कमरे में बैठे हैं उसके टेम्परेचर के हवाले से जो आप फील कर रहे हैं वो आपकी टच नहीं है, वो आपकी अंदर की फीलिंग है। ये देखिए, ये जितनी भी अब मैं आपको सेंसेस बता रहा हूँ, ये वो सेंसेस हैं। मसलन प्रोप्रियो सेंसेप्शन जिसको कहते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, देर आर क्वाइट अ फ्यू, मतलब हम्म, 10-12 सेंसेस कि जो आपकी अंदर की चीज़ें बताती हैं। ठीक है, यानी हाउ हाउ एम आई फीलिंग इनसाइड। बट हम इसका जिक्र नहीं करते, हालांकि ये बहुत अरसे से अब मौजूद है, लिटरेचर में भी मौजूद है कि ये सारी इंसान के अंदर सेंसेस हैं। ये भी वो सेंसेस है, लेकिन ये सेंसेस मेरे अंदर की तरफ ज़्यादा फोकस कराती हैं, एंड वी डोंट फोकस ऑन दैट। ये जितने भी, आपको मैं अर्ज करता हूँ कि ये जितने भी मसल्स हैं ना, मसल्स की तरह ये सेंसेस भी आपकी तकाजा करती हैं कि उन पे आप फोकस करके काम करें। अगर आप काम करेंगे तो इसके बारे में, आप अगर ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखेंगे तो आपको अंदाज़ा होना शुरू होगा कि ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखेंगे या ग्रेटिट्यूड की कोई और एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होना शुरू होगा कि मैं कितने प्रिविलेजेस में रहता हूँ। मैंने इसको छोड़ दिया, अगर 1 दिन किया, 2 दिन किया, छोड़ दिया, तो फिर मुझे तकलीफ जो है वो तो एहसास दिलाएगी। यानी तकलीफ को मैं इग्नोर नहीं कर पाता, इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। जो चीज़ मेरे पास है, मिसाल के तौर पर रोज़ सुबह उठ के अपनी आंखों के देखने का शुक्र अदा करना, ये बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस का तकाजा करता है। लेकिन जी अगर ठोकर लग गई और नाखून टूट गया तो उस पर आए आए करना, वो इतनी ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस का तकाजा नहीं करता, वो रिफ्लेक्स एक्शन जी। में ही हो जाएगा। ये यानी कि ये यानी कि मैं इसमें थोड़ा सा ये कहना चाह रहा था, जो कि कुरान मजीद में कहा गया है कि जो तकवा की सिफत है, मुत्तकीन, तो मुत्तकीन जो है वो एक सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस की एक मतलब होगी ना। मैं तकवा को ज़्यादा ज़्यादा गॉड कॉन्शियसनेस से ताबीर करता हूँ जी। यानी खुदा के जी हवाले से है ये। तकवा के और मतलब भी है, यानी ख़ास तौर पे जब वो वर्ब के तौर पर आता है तो और मानी में भी आता है। लेकिन मुत्तकीन का वर्ड जो है वो आम तौर पर गॉड कॉन्शियस या गॉड फियरिंग के मानी में आता है। गॉड फियर यानी आप जिस वक्त कोई मामलात कर रहे हैं ज़िंदगी के, तो आप खुदा की हुजूरी में कर रहे हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप, क्योंकि ये खुद एक स्किल है, ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस को बेहतर करना है, ये स्किल है। ठीक है जी, बहुत सारी, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया, कॉन्टिन्यूटी हमारे अंदर नेचुरली पाई जाती है। मैं कल जी ये किया, मैंने कल ये किया, मैं जब उस कल के दिन को इमेजिन करूंगा तो आई कैन पिक्चर माई कैरेक्टर। मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मिसाल के तौर पर कि मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूँ, मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ, इसके बारे में, ये जी जो मेटा कॉग्निशन जिसे कहा जाता है। ठीक है ना जी, यानी मैं जिस तरह से समझ रहा हूँ उस तरह से क्यों समझ रहा हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, क्या दूसरे का पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। जी ये जो कॉन्शियसनेस है ये जी। ऑटोमेटिकली नहीं आती, ये आप रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। वो जो आपने शायद एक बात की थी ना किसी मौके पर कि थोड़ा सा आपको पॉज देना पड़ेगा। वो जो पॉज देना है उसके नतीजे में ये, और पॉज में क्या करना है, ये चीज़ें सोचनी है फिर आएंगी, वरना नहीं डेवलप होंगी। और इसमें ये भी है कि हर बंदे की जो सेल्फ अवेयरनेस है और जो कॉन्शियसनेस है वो हर फील्ड में हो सकता है मुख्तलिफ हो। वो अखलाकियात में कुछ और होंगी, साइंस में कुछ और होंगी। क्वाइट पॉसिबल, गुफ्तगू करें इसी वजह से। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हम अपनी ज़िंदगियों में एक दूसरे से कॉन्वर्स करके वी कैन लर्न अ लॉट। यानी कि वो यही जो होता है ना कि एक सिचुएशन से एक बंदा ज्यादा मुतासर हो रहा है, यानी कि सोसाइटी में कुछ हो रहा है फर्ज करें, और एक बंदा ज्यादा मुतासर हो रहा है और दूसरा, और मेजोरिटी को शायद ये लग रहा हो, और अक्सर देखने भी ये आ रहा होता है कि मेजोरिटी को ये लग रहा होता है ये कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर की सोसाइटी में कुछ हो रहा होता है उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं। राइट, ठीक है ना, तो सेंसिटिविटीज भी वो, डिफरेंट है। हाँ, तो वह यानी कि वो जो ज्यादा उससे मुतासर हो रहे हैं बेसिकली, तो उनका जो कॉन्शियस लेवल यानी कि मोरालिटी के उसके अंदर, सर्कल के अंदर ज्यादा बेहतर है ये कहना दूसरों मुश्किल है के जी। बनस्बत। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। इसकी कई और वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर सेंसिटिविटी हो सकती है एक आदमी की। आप एक चीज़ के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव हैं, यानी मैं उस चीज़ के बारे में उतना सेंसिटिव नहीं हूँ जितना आप हैं, तो आप ज़्यादा मुतासर हो जाएंगे। ये लाजिम नहीं है नहीं, कि प्रिंसिपली वो, बात कर रहा हूँ मैं, प्रिंसिपली हाँ, यानी कि जो प्रिंसिपली ये ज़रूरी नहीं है।
ये इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। मिसाल के तौर पर आपकी ज़्यादा सेंसिटिविटी जो है वो असल में ये भी बता सकती है कि इमोशनल रेगुलेशन की कमी है। ये बात समझ में आ रही जी? जी जी मैं इससे गुजर चुका हूँ, इससे बड़ी बुरी तरह से गुजर चुका हूँ। यानी यूँ समझ लें कि पैरालाइज हो जाने की हद तक काम नहीं हो पाया। और उसमें जो वजह होती थी वो ये होती थी कि जो दुनिया में हो रहा है वो ऐसे लगता था कि किसी तरह से रुके, और ऐसे लगता था जैसे मेरे अपने साथ हो रहा है। आप सोचिए ना, अगर आपको अखबार में 10 कत्ल की वो खबरें मिली हैं, तो और हर कत्ल के बारे में आप ये सोच रहे हो कि ये तो मेरे अपने बच्चों के साथ हो रहा है, तो फिर कैफियत क्या होगी? ये जो इमोशनली रेगुलेट ना कर पाना है उसकी वजह भी हो सकती है ये। सही। जी जी। लेकिन ये है कि उसके अंदर बात का ये होता है कि आप मतलब जहाँ पे फर्ज करें, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं फर्ज करें, और उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ इनकी जो नॉर्मल जो जराइम हो रहे हैं उसकी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बात तो आपको लग रहा होता है कि ये बेसिकली एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर एक गलत चीज हो रही है, और राइट, अल्टीमेटली मैं भी उसमें इफेक्ट ही हो रहा हूँ। लेकिन आपको तो ख्याल है कि दूसरों लोगों को इस चीज का कोई अवेयरनेस नहीं है। राइट। तो ये बिल्कुल मैं पॉसिबल उस है। पर ही मैं बात ये कर नहीं रहा कह रहा कि लाजिमन ऐसा होता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। हूँ। जी यानी इस पर ये नहीं कहना चाहिए कि ये लाजमन, असल में ये आसान है ना कि हम जब कोई सेंसिटिविटी देखें तो हम ये कहें कि ये आदमी कम मॉरली कम लाइव है। नहीं, ये लाजिम इसका मतलब नहीं होता। यानी देर कैन भी, ये भी वजह हो सकती है, ये भी वजह हो सकती है, और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। एक क्वेश्चन मोई साहब हमें आया है चैट में कि जो सिंपैथी एंड एम्पैथी के बारे में हम बात कर रहे थे, उसको अगर सिंपल टर्म्स में आप और एक्सप्लेन कर दें। एम्पथी असल में देखिए, सिर्फ एम्पथी किसी की मदद करना नहीं होता। यानी सिंपथी में जज्बा ये होता है कि मेरे ये तकलीफ में मुझे इसके हाथ, मतलब इसको, इसकी मदद करनी है, इसको आई वांट टू गेट हिम आउट ऑफ दिस पेन। एम्पथी में जो जज्बा होता है वो ये है कि मुझे इसकी पेन को, आई आई नीड टू लिसन टू हिज पेन। मुझे इसके साथ बैठना है। इसने निकलना खुद है, लेकिन मेरा साथ बैठना इसको वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड शायद कर दे कि जिससे ये निकल पाए। यानी दोनों में जो टारगेट है वो डिफरेंट होगा। एक में हम दूसरे की इंसानियत से रिलेट कर रहे हैं, और दूसरे में हम दूसरी सिंपथी में हम अपने आप को ऊंचा रख के तो रिलेट कर रहे हैं कि आओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये बड़ा अच्छा जज्बा है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं सिर्फ फर्क बयान कर रहा हूँ जी। प्लस मोई साहब, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि एम्पैथी सिर्फ बुरे हालात या परेशानी की बात नहीं है? एम्पैथी राइट, राइट, ज्यादा राइट, यूनिवर्सल चीज है। राइट। और आप एम्पैथी किसी के साथ, यू कैन बी एम्पैथिक इन समबडीज हैप्पीनेस, इन समबडीज जॉय, उसकी सक्सेस में एम्पैथी शो करना। ऐसा नहीं है सिंपैथी असल में, ये बात, ये ठीक कहा है इन्होंने कि इन सिंपैथी वी वांट टू डू समथिंग टू एलिविएट द पेन ऑफ द अदर पर्सन। हम ये देखिए, जज्बा बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली वो जो पेन है ना, होता क्या है कि हम जैसे ही ये महसूस करने लग पड़े कि मुझे असल में किसी की हेल्प करनी है, मैं हेल्प कर सकता हूँ, उसको पैसे दे सकता हूँ, मैं उसकी रिसोर्सेज, लेकिन मैं उसके जज्बात में उसको खड़ा नहीं कर सकता। ये एक प्रॉब्लम है मेरी। वो उसी को खुद ही होना है। मुझे उसकी सिर्फ हेल्प करनी है, उसके जज्बात में उसको सपोर्ट प्रोवाइड करके। इसमें ना एक चीज़ मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर देख लें। ये उन्होंने, आसिफ साहब ने लिख दी है, ब्रेनी ब्राउन ही है जी उसका नाम। थैंक यू जी आसिफ भाई। ब्रेनी ब्राउन की जो किताब है ना, और जो उसकी कुछ छोटी छोटी सी वीडियोस हैं, उसमें एक वीडियो है जिसका नाम ही एम्पथी और सिंपथी है, वो ज़रूर देख लें। आई थिंक दैट विल हेल्प इंशाल्लाह। और उसकी जो किताब है वो भी बड़ी अच्छी है जी। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट बुक अगेन, अनफॉर्चुनेटली, बट ऑल हर बुक्स आर वेरी गुड। आप उसको ज़रूर देख लें। शी इज़ अ गुड राइटर। फरहाना, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहली दफ़ा इस मीटिंग में शरीक हुई हूँ और वेलकम जी। मुझे वोकल कॉर्ड का कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको मेरी आवाज़ समझ आए। अल्लाह ये रख। जो सारे पॉइंट्स हैं और जो आप लोग सारे बातें कर रहे हैं, तो मैंने ये सारी चीज़ें एक बच्चे में देखी हैं, जो मैं ये सोचती हूँ कि वो नेचर पर है।
उसे अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया क्योंकि वो डाउन सिंड्रोम है, मेरे हस्बैंड का भतीजा। तो अभी ये सब जो बातें हो रही हैं सेंसिटिविटी, एम्पैथी, सिम्पैथी और जो भी मैं उसको देखती हूँ कि वो बच्चा जो है माशाल्लाह वो 27 ईयर का है। लेकिन ये कि उसको उसका ये हाल है कि वो बैड लैंग्वेज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई स्टूपिड कह दे किसी को तो बहुत नाराज़ होता है। वो कहता है कि लैंग्वेज, ये आपने ऐसी बात क्यों की है? आज वो नमाज़ पढ़ने के लिए गया हुआ था मेरे हस्बैंड के साथ, तो कोई खातून जो है वो गाड़ी लेकर एकदम से अचानक सामने आई और दोनों की टक्कर होते-होते बची और बस लड़ाई जो है वो समझें कि स्टार्ट हो गई। तो उसने मुझे आकर कहा कि अ, टीच अ लेसन टू योर हस्बैंड वाज़ फाइटिंग अ लेडी, सो हुँ, टीच हिम। तो मैंने कहा कि तो भई क्या बात क्या हुई थी? तो उसने बताया ये सारा कुछ हुआ था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे, "अच्छा तो वो जो ठीक है लेडी थी, लेकिन वो बदतमीज़ी कर रही थी ना, वो बहुत लड़ रही थी, तो इसलिए मैंने ये कहा फलाँ-फलाँ।" तो मैंने कहा कि क्या करना चाहिए था शान? उसने कहा तमीज़ करें, आपको हुँ, तमीज़ करनी चाहिए थी। शी वाह! वाज़ अ लेडी। और ये कि फिर दूसरा ये कि वो उसको इस बात का हुआ कि जो भी कोई बदतमीज़ी करता है ना, हमें नहीं आगे से नहीं बोलना चाहिए। वाह! हमें बर्दाश्त करना चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि जैसे उसको अगर कह देते हम लोग कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो उसको इतना सेल्फ अवेयरनेस समझें कि वो इस तरह है कि वो कहता है कि नो, आई एम नॉट इंटेलिजेंट बिकॉज़ मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सका, मैं कॉलेज नहीं जा सका और अगर मैं कॉलेज जाता तो फिर मैं डॉक्टर बनता। और उसके 9 ईयर ओल्ड कज़िन की डेथ हो गई थी कैंसर से। उसने कहा मुझे ये उसका इलाज तलाश करना था। मैं उसको बचा लेता। तो उसको मैं ये सोचती हूँ कि वो नेचर पर है। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। लोगों से मोहब्बत करना, लोगों की हमदर्दी या ये कि अगर कोई आपके आपके साथ बहुत बुरा पेश आ रहा है, तो आप चुप हो जाएँ। तो बस मैं ये बताना चाह रही थी कि एक नेचर पर इंसान को मैं देख रही हूँ और वाह! मुझे माशाअल्लाह। मैं हैरान होती हूँ कि वाक़ई हम सबको ऐसा होना चाहिए। तो वो मैं आपको बताना चाहती थी और वो वाक़ई बहुत शुक्रिया जी। हुँ, हुँ। थैंक यू, थैंक यू सो जज़ाकल्लाह जी। मच। जी शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। सर अपने जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं इनको अ, इनमें आमतौर पे वही वाली बात जो आपने कही कि हम लोग आउटवर्ड ज़्यादा होते हैं, इनवर्ट कम होते हैं। तो आप ही के सीखे हुए इस जुमले ने मुझे तो काफ़ी फ़ायदा दिया कि इट्स बिटवीन मी एंड गॉड। तो जो हम अक्सर माज़ी में फँसे रहते हैं या फ्यूचर में फँसे रहते हैं और प्रेज़ेंट को भूल जाते हैं, तो मुझे तो इस सेंटेंस ने जो है वो काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया है। तो इससे ये है कि माज़ी में भी खुदा के हवाले कर देते हैं और फ्यूचर भी खुदा को सुपुर्द कर देते हैं और प्रेज़ेंट में जो है उसकी उँगली पकड़ लेते हैं। तो ये बहुत आसान हो जाता है अपने इंटरनल प्रोसेसेस का जो मसल है उसको डेवलप करने में, उसकी बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये जो मुझे है ना इसमें बस ये कि अवेयरनेस ये खुद एक एक्सरसाइज़ है, यानी जिस वक़्त हमने ये एब्स्ट्रैक्टिंग पढ़ी है, जिस तरह से हम ये मल्टी डायमेंशनल सेल्व्स के ऊपर हमने बात की थी, आपको याद होगा, आप तो उसमें शामिल रही हैं थ्रू आउट। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अवेयरनेस के लेवल पर और इनको एक्टिवेट करने के हवाले से, यानी मैं एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं एब्स्ट्रैक्ट किए बगैर रह नहीं सकता। ये मैं अवेयर नहीं होता। मैं जब एक चीज़ को देखता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी रियलिटी है जो मेरे पास है, मैंने देखी है, मेरा मुशाहिदा है। ठीक है जी, जो मेरा मुशाहिदा है वो मैंने अपने पर्सपेक्टिव से किया और मैं सिर्फ उतनी ही चीज़ नोट कर सकता हूँ जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थी, जो मैं नोट करना चाहता था। यानी नोट करना चाहता था, नोट करने का मेरा आइडिया था, इन सारी चीज़ों से वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है वो रियलिटी। सो वंस आई आई स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ इट, तो मैं अब आपके लिए मेरा ईयर ज़्यादा खुलेगा कि लेट मी सी कि शबाना ने क्या देखा। ठीक है जी। अच्छा, वो जो चीज़ है वो मेरे से डिफरेंट होगी तो मैं फ़ौरन उसको रद्द करने पर नहीं आऊँगा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये इंटरनल अवेयरनेस एक अलग चीज़ है पूरी। यानी वो जो आपने फरमाया है गॉड कॉन्शियसनेस या तकवा या इस तरह की चीज़ें, वो असल में आपको इस चीज़ के ऊपर तो ले आएंगी कि जो भी सिचुएशंस पेश आ रही हैं मुझे असल में उनमें बेहतरीन रिस्पॉन्स देना है।
ये बहुत अच्छी बात है, ये इसमें इसमें कोई शुबा ही नहीं, असल बात ही यही है। लेकिन ये बात कि कई मर्तबा अगर मैं अपनी इमोशंस को सप्रेस करने लग पड़ूंगा तो एक हद से ज़्यादा कर नहीं पाऊंगा, उसकी एक लिमिटेशन है, वो बर्स्ट आउट कर जाएंगी और बुरी तरह से कर जाएंगी। तो इसके लिए इमोशनल रेगुलेशन, थॉट रेगुलेशन के लिए अगर मैं थोड़ी सी अपनी थॉट कंट्रोल की एक्सरसाइजेज, रेगुलेट करने की एक्सरसाइज करूंगा तो डेवलप हो, अपने अंदर ग्रेटिट्यूड डेवलप करने के हवाले से मैं कुछ एक्सरसाइज करूंगा तो ग्रेटिट्यूड डेवलप हो जाएगा। यानी ये सब चीज़ें असल में कुछ स्किल्स हैं जो हमें पैदा करनी चाहिए। अगर हम पैदा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि अचानक वो जब मौका आएगा तो पैदा हो जाएंगी क्योंकि हम गॉड कॉन्शियस हैं, तो ऐसा नहीं होता। यानी यूँ समझ लें कि आपको अपनी यानी ये जो सारी हज करने के लिए जा रहे हैं तो अच्छा है कि अगर मौका मिले तो हाजी कैंप में थोड़े दिन बसर कर लें क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो दैट्स अ गुड आइडिया, वो जो ट्रेनिंग है वो आपके लिए सूटेबल होगी, इंशाल्लाह अप्रोप्रिएट होगी। जी सलमा, आप अनम्यूट कर लीजिए। मुझे ये पूछना है सर कि हो सकता है आप थोड़ा सा डिसएग्री भी करें, लेकिन ये बात मैं इसी हवाले से पूछना चाहती हूँ, रवैयों के हवाले से, कि मेरी दादी कहती थी, मैं नहीं कहती हूँ, मेरी दादी कहती थी कि इंसान जो होता है ना, वो एक मुहावरा कहती थी, और वो मुहावरा मैंने कभी कभी ना किसी ट्रक के पीछे लिखा हुआ भी देखा है। और वो लिखा होता है कि असल से खत्ता नहीं और कम नस्ल से वफा नहीं। अच्छा। तो सर, वैसे देखिए हमारा कुरान तो कहता है ना कि जो भी इंसान अल्लाह के करीब होता है वो और ये कि उसमें कोई कास्ट वास्ट काउंट नहीं होती है। लेकिन लेकिन ये बुजुर्ग जो थे ना, ये कहते थे कि ना, अ, अगर अच्छी कास्ट नहीं होगी, नस्ल अच्छी नहीं होगी, तो वो इंसान कभी बेहतर उसके रवैये नहीं होंगे, या उससे जो है ना उस तरह की गलतियां होंगी जो माशरे में बुराइयां पैदा करती हैं। हम्म। तो अब आप मुझे बताएं कि ये चीज भी क्या रवैये करती है? यानी कि इंसान अगर किसी अच्छी नस्ल का है, या किसकी कास्ट अच्छी है, जैसे बहुत से लोग सैयद होते हैं तो वो कहते हैं कि हम अपनी बच्ची की सैयदों में ही शादी करेंगे, हम नहीं करेंगे किसी और उसमें शादी। तो ये चीजें भी क्या हमारे रवैयों को और हमारे अखलाकी रवैयों को डेवलप करती हैं, या इसमें पीछे से कोई काम हो रहा होता है? एक पूरा पैराडाइम था जी, ये दुनिया में बड़ा बड़ा स्ट्रांगली मौजूद रहा है कि इंसान जो है वो बेसिकली अपनी जेनेटिक्स से बनता है। ठीक है जी, आपके जो जीन्स हैं जो आपको मुंतकिल हुए हैं अपने वालिदैन से, अपने एंसेस्टर से, आप उसकी बेसिस पर बनते हैं। ये एक बड़े लंबे अरसे तक ये रहा है। और मतलब वेरी ऑनेस्टली अगर आज भी ये होता तो मुझे ये लगता है कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल इस चीज़ का कायल नहीं हो सकता था, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़िम्मेदार बनाया है और मेरे से वो कह रहा है कि वो जिस जिस चीज़ में मेरा मैं अकाउंटेबल होऊंगा उसमें मुझे इख्तियार होना चाहिए, अदरवाइज़ मैं अकाउंटेबल नहीं हो सकता। इफ़ आई डोंट हैव द अथॉरिटी टू डू अदरवाइज तो फिर मैं अकाउंटेबल नहीं हो सकता। ये तो एक बेसिक पैराडाइम है ना। यानी जिस चीज़ में मेरी चॉइस ही नहीं है मैं उसमें मैं गुस्सा करता हूँ और मैं जेनेटिकली मैं इस तरफ मायल हूँ कि गुस्सा ही करूँगा, तो फिर मेरी जिम्मेदारी भी नहीं कि मैं ठीक करूँ। ये ये जो पैराडाइम रहा है दुनिया में, ये इस वक्त भी बहुत सारे लोगों का ये बड़ा आसान पैराडाइम है। देखिए इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में आपकी दवाएं ज़्यादा बिकती हैं क्योंकि जीन्स जो हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए आपको केमिकल्स इसमें अपने ऐड करने हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इसको बहुत पसंद करती हैं इस पैराडाइम को। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ असल में ये बरादरी, कास्ट, ये सब कुछ जो है इसके नतीजे में हम ये कहते हैं कि ये लोग इस तरह के होते हैं। हम मिसाल के तौर पर मेरी वालदा का कहती थी कि हिंदू ऐसे होते हैं, सिख ऐसे होते हैं। यानी हिंदू और सिख कोई एक मोहल्ले में रहने वाले लोग तो नहीं है, वो अरबों की तादाद में लोग हैं, करोड़ों की तादाद में। मतलब आपको क्या ख्याल है कि वो एक ही तरह के सारे वो लोग होंगे, या शेख जो होते हैं वो सारे एक ही तरह के होते हैं, या सैयद जो होते हैं वो सारे एक ही तरह के होते हैं? आई डोंट नो सीरियसली। यानी मेरे ख्याल में असल चीज़ जो है वो ये है कि इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर, ये इंडिविजुअल लेवल पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। यानी इट इज़ नॉट अबाउट योर नेचर, इट इज़ नॉट अबाउट योर नर्चर। ये जो नेचर और नर्चर की डिबेट है, मैं तो इसके बारे में सीधी सी राय ये रखता हूँ कि नेचर हर इंसान की एक ही होती है। देयर इज़ नो डिफरेंस इन द ह्यूमन नेचर। ठीक है जी, इंसान की नेचर असल में नर्चर में फ़र्क है, और नर्चर में जो फ़र्क है वो भी इस तरह से फ़र्क है
कि आप एक ही घर में पैदा होने वाले 3 बच्चे भी डिफरेंट होते हैं। क्यों? उसकी वजह ये कि आप जो कुछ उनके साथ कर रहे होते हैं वो नहीं सीख रहे होते, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी से अपने आसपास होने वाली चीज़ों को जिस तरह परसीव कर रहे हैं वो सीख रहे होते हैं, और आप किसी की परसेप्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो चीज़ है, इसको आकर अल्टीमेटली आज की जो फील्ड जब हम पढ़ते हैं तो एपिजेनेटिक्स ने तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया ना जी। यानी उसने ये कहा है कि इंसान के अंदर जो जीन्स एक्टिव होती हैं और जो डीएक्टिवेट हो जाती हैं, ये भी इंसान के एटीट्यूड्स पे डिपेंड करता है। आप अपने एटीट्यूड्स को चेंज कर लें, आपकी जीन्स जो एक्टिव हैं वो डीएक्टिवेट हो सकती हैं, जो डीएक्टिवेटेड हैं वो एक्टिव हो सकती हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इसका मतलब ये कि मेरे एटीट्यूड्स, मेरे रवैये, मेरे दुनिया को अप्रोच करने के तरीके, ये बहुत कुछ असर डालेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ चीज़ें इन्फ्लुएंस होंगी, आपकी जेनेटिकली भी इन्फ्लुएंस होंगी, आपके बचपन में होने वाले हालात से भी इन्फ्लुएंस होंगी, लेकिन अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल। मिसाल के तौर पर आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ भी चीज़, मैं ये मौका जब आता है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, थोड़ी देर के लिए रुक कर देखिए कि क्या वाकई ऐसा ही है? क्या अगर मैं चाहूँ तो रुक सकता हूँ? आपको लगेगा कि अल्टीमेटली अगर वो कोई मॉरल एस्पेक्ट में किसी मॉरल दायरे की चीज़ है तो आपको लगेगा कि मैं रुक सकता हूँ, आई कैन स्टॉप माई सेल्फ, मैं अगर चाहूँ तो रोक सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ों में मैंने अपने आप को खामखा मजबूर बनाया हुआ है, उतना मजबूर हूँ नहीं मैं, तो मैं तो इसका बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ जी। तो वो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि वो जो, मैं शायद डिसएग्री करूँगा, मैं यकीनन डिसएग्री करूँगा। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी डू। मोहित साहब, ये जो पैराडाइम है जो आप मेंशन कर रहे थे, आई रिमेम्बर रिसेंटली रीडिंग अबाउट यूजेनिक्स की जो मूवमेंट थी 1920s में यूएस में, ऑफ ऑल द प्लेसेस, जहां पे वो लो आईक्यू लोगों को ऑफिशियली स्टरलाइज कर रहे थे ताकि ये आगे बढ़ा ना सके नस्ल अपनी, और सुप्रीम कोर्ट उसको होल्ड कर रहा था, अपहोल्ड किया उसने उस डिसीजन को उस वक्त। और बाद में भी रियलाइज कि इंटेलिजेंस इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है कि उसका अव्वल तो जीन से ताल्लुक बहुत कम है, और अगर है भी तो इट्स सो कॉम्प्लेक्स कि हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। लेकिन वो लिटरली स्कोर असाइन करके लोगों को, ओवर 60,000 पीपल वर स्टरलाइज्ड। राइट, राइट। ये देखिए इसके नतीजे में जो मसले पैदा होते हैं वो बेतहाशा है। इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ गुंजाइश दी हुई है, ये मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड समझता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, और कोई एज लिमिट भी नहीं है। मैं अगर आज चाहूँ, इस एज में चाहूँ कि कोई नई अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट चेंज करके कोई नई हैबिट डेवलप करनी है तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा जी, आज का वक्त हमारा खत्म हो गया। हमारे पास एक हैंड रेज्ड है, तो अली साहब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट में आपको पहले मौका दे दें। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ज्वाइन करके तो पहले हाथ रेज कर दीजिएगा, हम आपको पहले मौका दे इंशाल्लाह जी। देंगे। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित साहब, थैंक यू एवरीवन।